नमस्कार दोस्तों। हर समय पर यानी अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में हर समय राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे तो शाश्वत हैं, लेकिन कुछ मुद्दे समय पर उभरते हैं, तात्कालिक होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत दूर तक होता है। और जो राजनीति के बारे में चिंतन करते रहते हैं वे उन मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर कुछ ऐसे विचार व्यक्त करें जो समझदारी के हो और जिनसे उन मुद्दों को सुलझाने में सहायता मिल सके। आज जब हम बात कर रहे हैं 2024 में, तो विश्व में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा अभी। मैं कुछ 2-3 मुद्दे हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सब राजनीति के अध्ययन करता है, तो आज राजनीतिक चिंतन अगर हो रहा है या होना चाहिए तो वो किन मुद्दों पर होना चाहिए। देखिए, जो शाश्वत मुद्दे हैं कि राज्य कैसा हो, राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, व्यक्ति और राज्य के मध्य में संबंध क्या है, नागरिकता क्या होती है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये क्या है और ये कैसे समाज में क्रियान्वित किए जा सकते हैं, इन पर तो हमेशा चर्चा होती है और राजनीतिक सिद्धांतकर्ता नए नए प्रकार के सिद्धांत देते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इनसे अलग हैं, जो मेरे निगाह में अभी सामने आ रही है और जो इतनी गंभीर है कि आने वाले समय में अगर हमने इस पर विस्तृत चिंतन नहीं किया और इन मुद्दों को सही प्रकार से तार्किक ढंग से विवेकीकृत ढंग से समझकर इनके कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किए, तो शायद हमारा जीवन थोड़ा मुश्किल में आ जाएगा। क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा है, मैं जो मुद्दे बता रहा हूँ वो मुद्दे वो हैं जिनसे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। क्योंकि जिनमें समाज में खुशहाली पैदा हो रही है उस पर तो बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जिन कारणों से समाजों में तनाव पैदा हो रहा है, विश्व में तनाव पैदा हो रहा है, चाहे छोटा तनाव हो चाहे बड़ा तनाव हो, वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के रहे। लेकिन आजकल जो विशेष महत्व के मुद्दे हैं जिनसे समाज में तनाव पैदा हो रहा है, उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। सबसे पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद का। देखिए, राष्ट्र या राज्य या राष्ट्रीय राज्य जिसे हम कहते हैं, जो पिछले लगभग 200 वर्षों से हमारे सामने है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अलग अलग देश जो आज़ाद हुए और उसके बाद में 1991 के बाद में जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तब भी नए राष्ट्रीय राज्य सामने आए। तो आज लगभग 200 राष्ट्रीय राज्य हैं और इन राष्ट्रीय राज्यों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं, राष्ट्रीय राज्य जो अभी भी अपनी अस्मिता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वो राष्ट्रीय राज्य बने हैं या नहीं बने, इस पर अभी संदेह है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखें हम, सूडान है, तो सूडान के 2 टुकड़े हो गए, अब दोनों आपस में अभी युद्धरत हैं। या अरब और इजराइल और फिलिस्तीन है, 2 अलग देश हैं लेकिन उनमें आपस में युद्धरत है वो कि उनका राष्ट्र की सीमा कहाँ पर आरंभ होती है, कैसे कौन किस पर शासन करेगा। रूस यूक्रेन है, उनमें भी वही झगड़ा है। तो अभी विश्व में जो झगड़े हो रहे हैं वो राष्ट्र या राज्य के नाम पर हो रहे हैं कि उनकी बाउंड्रीज क्या होगी, उनको कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, और राष्ट्रीयता की भावना महत्वपूर्ण बनती जा रही है, जो न केवल सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है अपितु चुनावों में भी वो महत्वपूर्ण बनती जा रही है। जितना दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वे अति राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अमेरिका है तो डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, हम इसको वापस से एक ग्रेट नेशन बनाएंगे। यदि वो सिर्फ अमेरिका की बात करेगा, या जो दूसरे यूरोप के दूसरे देश हैं वो सिर्फ अपने अपने देश की बात करेंगे,
और अपने देश को महान वापिस से कैसे बनाया जाए, या महानता जो है उनकी उनको बनाए कैसे रखें, इसके ऊपर बात करते हैं। चलो, ये अच्छी बात है कि हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, हर देश अपने आप को महान बनाना चाहता है, लेकिन क्या ये संभव है कि कोई देश अपने आप को महान बनाए तो उसका जो पड़ोसी देश है या दुनिया के दूसरे देश हैं वो महान नहीं बनना चाहे? क्या ये संभव है कि दुनिया में सारे ही देश महान हो जाए? क्योंकि महानता लाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ देश महान नहीं हो तभी तो कहेंगे हम महान हैं। हम डेवलप्ड हैं ये तभी संभव है जब हम कहें कुछ लोग डेवलपिंग हैं, कुछ राष्ट्र डेवलपिंग है। अगर सारी डेवलप्ड है तो इस नोशन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जैसे हमें नोशन है सभी व्यक्ति, जो जैसे कहा गया कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस पर क्या बहस होगी? इस पर कोई विवाद ही नहीं है इस वाक्य पर। ऐसे अगर हम कहें सारे देश महान है तो इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ये नहीं है। महानता का एक दृष्टिकोण ये है कि मैं उससे महान हूं, ए बी से महान है। अमेरिका राष्ट्र महान राष्ट्र है, यह अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसका मतलब यह है कि वह ये बात जब कह रहा है तो वो किसके संदर्भ में कह रहा है? पर दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के संदर्भ में कह रहा है कि अमेरिका महान है तो यूरोप के देश उतने महान नहीं है, इंग्लैंड इतना महान नहीं है, जर्मनी इतना महान नहीं है। एक दूसरे स्तर पर वो मानता है चलिए ये सब महान है, लेकिन अफ्रीका महान नहीं है, एशिया के देश महान नहीं है, चीन महान नहीं है। अगर चीन भी महान है और भारत भी महान है और पाकिस्तान भी महान है और अमेरिका भी महान है तो फिर क्या हुआ? तो महान या महानता या जिसे मैं कह रहा हूं राष्ट्रवाद, वह एक महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रों के मध्य में संघर्ष का। इसलिए हमें इस पर गहनता से चिंतन करना चाहिए कि राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करें, या ये राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद में परिणित न हो, इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए वैश्विक स्तर पर। ये पहला मुद्दा है जो मेरा मानना है कि राजनीतिक चिंतकों को जिसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा मुद्दा है जिसके दो भाग हैं, दोनों जुड़े हुए भी हैं और अलग भी हैं, वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मिता की राजनीति। और अस्मिता की राजनीति में 1991 के बाद में जब साम्यवाद का पतन हुआ उसके बाद में ये ज़्यादा सामने आई है और इसमें एथनिसिटी को महत्व मिला है, नृजातीयता, यानी हर एथनिसिटी अपने आप को एस्टेब्लिश करके और अपनी अस्मिता को स्थापित करना चाहती है। ये बात नृजातीयता से शुरू हुई, ये बाकी जगह भी अब महत्वपूर्ण बनती जा रही है। बहुत से ऐसे ग्रुप समूह हो गए हैं जो अपने आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता को असर्ट कर रहे हैं अलग अलग राष्ट्रों में, राष्ट्रों के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जैसे महिलाएं, नारीवाद जिसे कहते हैं, तो वो अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, सही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक नया फिनोमिनन है। एथनिसिटी के आधार पर असर्ट करो, अपनी रेस के आधार पर असर्ट करो, अपने लिंग भेद के आधार पर असर्ट करो, अपनी जाति के आधार पर असर्ट करो। तो ये बातें पहले नहीं थी, ये भी एक संघर्ष, बढ़ते संघर्ष का एक आधार है। आप देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप है और सेंट्रल एशिया है, वहाँ पर जो झगड़े हैं वो इस नृजातीयता के आधार पर झगड़े हो रहे हैं। और आप जो इजराइल और फ़लस्तीन के झगड़े भी जो हैं वो भी कुछ हद तक इसी तरह से हैं। अरब भी अलग, अरब देश अलग वाले अलग हैं और यहूदी अलग है। द्वितीय विश्व युद्ध में हम जानते हैं कि यहूदियों को एक अलग रेस के रूप में देखा गया और उनको माना गया कि सारी समस्याओं की जड़ ये है, उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई, कारण कुछ भी हो। तो दूसरी बात, नृजातीयता या राष्ट्रों के मध्य में संघर्ष राष्ट्र की पुनर्भाषित करने के कारण भी हो रहे हैं। ये राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है और उससे थोड़ा अलग भी है। तीसरा मुद्दा जो इसी से संबंधित है वो है धर्म और राजनीति। देखिए, धर्म ऐसा माना गया था कि धर्म मध्य युग में महत्वपूर्ण था जब मनुष्य में विवेक नहीं था, और जब
एनलाइटनमेंट का समय आया 18वीं शताब्दी से, एनलाइटनमेंट की बोधोदय युग कहा जाता है, जब मनुष्य को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसमें विवेक है, उस विवेक से वो दुनिया पर राज कर सकता है, दुनिया को समझ सकता है, उस पर राज कर सकता है। और इसके लिए उसे किसी अविवेकी तत्व की आवश्यकता नहीं है, पराभौतिक तत्व की आवश्यकता भी नहीं है कि कोई ईश्वर है जो हमारी मदद करेगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो हेबरमास जैसे विचारक ये मानने लगे थे कि आधुनिकता जो आ रही है उसका एक लक्षण ये होगा कि धर्म कमजोर होता जा रहा है, और जब दुनिया में धर्म का लोप हो जाएगा तब उसके अनुसार दुनिया आधुनिक बनेगी। हालांकि बाद में उसने अपने विचार थोड़े से मॉडिफाई किए जब उसने देखा कि धर्म समाप्त नहीं हो रहा है, धर्म मजबूत हो रहा है, धर्म नए नए रूपों में सामने आ रहा है। परंपरागत धर्म अगर कमजोर हो रहे हैं तो धर्म के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं नए कल्ट पैदा हो रहे हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कल्ट के मास्टर्स पैदा हो रहे हैं। तो परंपरागत धर्म को न माने, लोग चर्च में न जाएं, मंदिरों में न जाएं, मस्जिदों में न जाएं, लेकिन वो किसी गुरु के चले जाएंगे, वो किसी एक ऐसे स्थल पे जाएंगे जिनके प्रति उनकी श्रद्धा हो। यानी वो ढूंढते हैं श्रद्धा के पात्र कौन है। परंपरागत शास्त्र अगर पात्र नहीं है, अब चूंकि हमें विवेक हो गया है तो हम नए पात्र ढूंढेंगे, लेकिन हम श्रद्धा या अविश्वास को समाप्त नहीं कर रहे। हम श्रद्धा को समाप्त नहीं कर रहे, हम केवल विवेक से जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ चीजों से हम जुड़े रहें और उसमें कोई बहस ना हो। हम मंदिर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, विभिन्न प्रकार के ईश्वरों को मानते हैं, तो उस पर कोई बहस मत कीजिए। बहस करते हमारी आस्था पर ठेस पहुंचती है और हम को दुख होता है। इसलिए आप किसी ईश्वर को मानते हैं ना मानते, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन उसको आप समाज के सामने प्रस्तुत ना करें। यानी आप ये दुनिया में सार्वजनिक रूप से ये ना कहें कि मैं ईश्वर को नहीं मानता या मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता, तो लोग बड़े नाराज होंगे कि हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहा है, कि हमको बेवकूफ समझता है, खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है। तो धर्म जो माना गया था कि परंपरागत समाज का लक्षण है और आधुनिक समाज में समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त नहीं हो रहा, वो मजबूत हो रहा है अलग तरह से। और राजनीति में भी एक नए तरीके से महत्वपूर्ण तत्व बन के सामने आया है। हम जानते हैं नया टर्म सामने आ गया था, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, यानी जो टेररिज्म है उसको एक्सप्लेन करते समय, उसकी व्याख्या करते समय ये नया एक टर्म काम में लिया जाने लगा, यानी धर्म का नाम जोड़ दिया गया। तो एक दूसरा इशू जो मेरे निगाह में, तीसरा इशू जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि धर्म और राजनीति के इस घालमेल का क्या किया जाए। क्या कोई ऐसा सिद्धांत बन सकता है जिसे हम कहें सेकुलराइजिंग रिलीजन, क्योंकि सेक्युलरिज्म तो अब खतरे में है। सेक्युलरिज्म को मानते हैं कि आधुनिकता की लक्षण है, लेकिन वो सब जगह पर अब मान्यता उसकी नहीं है, कम होती जा रही है। तो अब हमें सेक्युलर रिलीजियस करना, रिलीजियस टर्म काम में लेनी पड़ेगी कि धर्म तो हो लेकिन वो सेक्युलर हो। जिसे गांधी जी ने एक दूसरे सेंस में कहा था कि सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के प्रति समान भाव रखें, वो तो ठीक है, लेकिन वो धर्म हमारी राजनीति में हस्तक्षेप न करे। जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो हस्तक्षेप न करे, ये कैसे देखें। और हस्तक्षेप करता है तो राजनीति को अच्छा करे, राजनीति को खराब कैसे कर रहा है। तो ये तीसरा मुद्दा है। तो ये मुद्दे आज 2024 में मेरे निगाह से, और भी है बहुत सारे, लेकिन अभी मैं ये 2-3 बातें बता रहा हूँ आपको, बाद में और हम मिलेंगे तब बात करेंगे कि राजनीति के विचारकों के लिए ये नए मुद्दे सामने आए कि इनके बारे में नए प्रकार के सिद्धांत का निर्माण करें कि धर्म और राजनीति का संबंध कैसा हो, नृजातीयता और राजनीति का संबंध कैसा हो, राष्ट्रवाद कैसे राजनीति या युद्धों का या संघर्ष का कारण न बने, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नमस्कार।